युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। आपको इस चैनल पर जीएस पढ़ाई जाती है, जिसमें मैंने 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें पहला पॉलिटी और दूसरा हिस्ट्री। लगातार मैं हिस्ट्री और पॉलिटी की वीडियो ला रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका या फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में इसमें हम बात करेंगे। जो संघीय कार्यपालिका है, मैं इससे पहले संघीय कार्यपालिका की एक वीडियो ला चुका हूं, जिसमें मैंने राष्ट्रपति की कुछ विशेषताएं बताई थी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख कौन से भाग में है, तो आप बताओगे कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख भाग 5 में है। मैं लगातार भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 बड़े अच्छे से समझा चुका हूं। उसके बाद 4A समझाया और अब आया है भाग 5, और भाग 5 में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, पहले आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अंतर्गत मैंने बातें की थी कि जो राष्ट्रपति का उल्लेख है वो आर्टिकल 52 में किया गया है, लेकिन संघीय कार्यपालिका का पूछे तो 52 से लेकर 78 आर्टिकल तक या फिर अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहला जो संघीय कार्यपालिका में आर्टिकल है उसका नाम है 52, और 52 में ही राष्ट्रपति का उल्लेख होता है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अंदर, मतलब भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो तुम्हें बताना है कि राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में किया गया है। तो आप बता सकते हो कि राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में है। और राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद माना जाता है, उसकी एक गरिमा प्रतिष्ठा है। और साथ ही मैंने बताया था कि सरकार के जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम से ही नामित होते हैं। एक और गौर करने वाली बात है कि जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु देश की कमान नहीं संभालता। यानी कि देश का, यानी अगर पूछा जाए कि देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो आपको बताना है कि देश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो प्रमुख होता है, जो वास्तविक प्रमुख होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो देश के जितने भी देशों के अंदर मतलब राष्ट्रपति के नाम से प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। साथ ही मैंने बताया था कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो पहला नागरिक भी राष्ट्रपति को माना गया है, और विशेषताएं मैंने बताई थी। अगर आपको वो देखना तो आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने राष्ट्रपति की योग्यता बताई थी कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति के वेतन के साथ साथ कार्यकाल, त्यागपत्र और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की थी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मैंने कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर उस चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, अगर उस चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है, उसका समाधान कौन करता है, तो आपको बताना है कि उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास केवल अधिकार है कि राष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा कर सके। केवल राष्ट्रपति के चुनाव का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक, आज हम आगे बात करेंगे इससे आगे। ठीक, तो मैं आपको कुछ राष्ट्रपतियों के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद मैं राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, सबसे पहले मैं कुछ राष्ट्रपति के बारे में आपसे परिचय करा देता हूं। जैसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे अगर देखोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे डॉक्टर हिदायतुल्लाह, 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 डॉक्टर हिदायतुल्लाह। चौथा मैं बात करूं डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर वीवी गिरी। तीसरा, पांचवा अगर मैं बात करूं, पांचवे में है नीलम संजीव रेड्डी। ये राष्ट्रपति हैं। अभी तक तुम देखोगे 14वें राष्ट्रपति हैं देश के अंदर, रामनाथ कोविंद। तो मैं कुछ राष्ट्रपतियों की बात करूंगा कि जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल,
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद सातवां तुम देखोगे, मैंने बताया रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, ठीक। और जो रामनाथ कोविंद है ये देश के 14वें राष्ट्रपति हैं इस समय। और इसमें थोड़ा सा और रामनाथ कोविंद में तुम याद रखना कि ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन आया है कि बिहार के रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और साथ ही ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? रामनाथ कोविंद। देखो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन क्या आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। पहला तो ये देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो देश के पहले राष्ट्रपति आपको बताना है कि देश के पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सबसे लंबी अवधि तक, लंबी अवधि तक कौन देश का राष्ट्रपति रहा है अब तक? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये 12 वर्ष तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। आपको याद रखना है कि सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति कौन थे, और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं बात करूं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन में सबसे पहला ये है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है कि देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये देश के तीसरे क्या थे, यानी कि थर्ड राष्ट्रपति थे। और इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, थर्ड राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। और कार्यकाल के दौरान होने वाले उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो आपको बताना है उसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी? डॉक्टर हिदायतुल्लाह की, ठीक। इसको आप लिख लेना, मैं यहां से रफ कर देता हूं। तो ये मुख्य चीजें थी, आपको ये याद रखनी है, ठीक। उसके बाद इसको मैं रफ कर देता हूं। जैसे डॉक्टर हिदायतुल्लाह की मैं बात करूं, यहां मैं हिदायतुल्लाह की मैं बात कर रहा हूं। और हिदायतुल्लाह में सबसे पहले तो ये कि ये देश के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आपको बताना है कि पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश, देश के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर हिदायतुल्लाह पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर हिदायतुल्लाह थे। और भारत में बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश यानी ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने, यानी ऐसा राष्ट्रपति जो पहले मुख्य न्यायाधीश था, या फिर ऐसा मुख्य न्यायाधीश जो आगे चलकर राष्ट्रपति बना, उसका नाम है डॉक्टर हिदायतुल्लाह। और ये देश के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। और एक बात और खास कि एमपी के ये पहले न्यायाधीश थे, एमपी के पहले न्यायाधीश। आपको ये भी याद रखना है डॉक्टर हिदायतुल्लाह पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश में भी आगे चलकर ये राष्ट्रपति बने। पहला ऐसा मुख्य न्यायाधीश जो आगे चलकर राष्ट्रपति बना, तो आपको बताएं डॉक्टर हिदायतुल्लाह, ठीक। इन तीनों के बारे में मैंने बताया, इसमें मैं रफ कर देता हूं इन्हें। आगे बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल मैं आपको वहाँ से बताता हूँ। डॉक्टर वीवी गिरी, इनमें ज़्यादा नहीं, डॉक्टर वीवी गिरी जो थे ये आपसे पूछा जाएगा ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो द्वितीय पसंदगी से चुने गए। तो द्वितीय पसंदगी से चुने जाने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी है, जो द्वितीय पसंदगी से चुने गए हैं। आपको याद रखना है द्वितीय पसंदगी से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी हैं। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध, ठीक। तो निर्विरोध चुने जाने वाले, निर्विरोध यानी कि इनके सामने कोई नहीं आया, ये निर्विरोध चुने गए। तो देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं, तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है?
जो निर्विरोध चुने गए हैं वो नीलम संजीव रेड्डी थे। उसके बाद डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी उसमें आप देखना ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मैंने बताया कि ये बिहार के राज्यपाल और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो इन राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ मुख्य बातें थी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखने थे। ठीक, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब मैं बात करता हूं राष्ट्रपति की शक्तियों की। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनावों में अगर विवाद की स्थिति आती है तो उस विवाद की स्थिति को निपटान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं। आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। और राष्ट्रपति की शक्तियों में पहला जो है, राष्ट्रपति की शक्तियों में पहली जो शक्ति है उसका नाम है कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यकारी शक्ति ये पहली है, ठीक, 6 शक्ति आप इसमें पढ़ेंगे और कार्यकारी शक्ति पहली है। जैसे कार्यकारी शक्ति मतलब राष्ट्रपति, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति कौन सी थी तो उसी को कार्यकारी शक्ति कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार होते हैं ये तुम्हें याद रखना है। सबसे पहले राष्ट्रपति को इसमें अधिकार होता है नियुक्ति करने का, नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और नियुक्ति वो कैसी किस किन की करता है तो आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति नियुक्ति किस किस की करता है। कि ये देखो कि जो नियुक्ति है, जैसे प्रधानमंत्री, आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति करता है, ये इसकी कार्यकारी शक्ति है। अन्य मंत्री जितने भी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके बाद तुम देखोगे कि पीएम की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, या फिर जो चुनाव आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की नियुक्ति का मतलब होता है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं, जैसे आप देखोगे चुनाव आयोग में भी 3 सदस्य होते हैं। एक होता है सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 होते हैं ईसी। ये एक होता है और ये क्या होता है 2, दोनों मिलाकर ये कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो तीनों की नियुक्ति कौन करेगा, ये तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश, देश का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अन्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद आगे अगर आप चलोगे सीएजी कैग की नियुक्ति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति करता है जिसका उल्लेख 148 में किया गया है, तो कैग की नियुक्ति। उसके बाद तुम देखोगे जितने भी आयोग होते हैं, जैसे आयोग कौन सा होगा, आयोग में जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो अगर तुम्हें कमीशन या आयोग मिल रहा है कहीं पर भी तो आयोग के जो सदस्य होते हैं या फिर उसके अध्यक्ष होते हैं उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यानी आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, जैसे मानवाधिकार आयोग हुआ उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग हुआ उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर संघ लोक सेवा आयोग हुआ, कर्मचारी चयन आयोग हुआ, तो आयोग के अंदर जितने भी सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये बहुत मुख्य चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक। उसके बाद राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन तुम्हें यह भी तो पता है ना कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने समस्त कार्य मंत्री परिषद के माध्यम से करता है, मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो ये सलाह पर जितनी भी
नियुक्ति हो रही है होंगी प्रधानमंत्री और कार्य मतलब मंत्री परिषद की सलाह पर ही, लेकिन नियुक्ति का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को होगा। अगर तुमसे पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो तुम्हें बताना है राष्ट्रपति। देखने में लग रहा है कि राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन तुम देखोगे तो लेकिन जो जितनी भी सलाह लेता है, परामर्श लेता है, वो किससे लेता है? मंत्री परिषद, या फिर कह सकते हो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये तुम्हें याद रखना है। साथ ही एक बात और याद रखना, जो विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, भारत से जो अलग अलग देशों में राजदूत जाते हैं, विदेशों में राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, बेल्जियम हुआ, अगर जो भी देश है तो वहां पर हमारे राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। या फिर अन्य देशों के भारत में जो राजदूत आते हैं, उनके नियुक्ति पत्रों को भी स्वीकार करने का अधिकार किसके पास होता है? वो भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो ये सभी राजदूतों से संबंधित या फिर राजनयिकों से संबंधित अधिकार, मतलब कि नियुक्ति का, नियुक्ति पत्र स्वीकार करना या नियुक्ति देना, ये सभी अधिकार राष्ट्रपति के होते हैं और ये उसकी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी शक्ति की बात करते हैं हम, इसको मैं रफ कर देता हूं। मैं समझता हूं कि तुम्हें ये आसानी से समझ में आ गया होगा और तुम देखना यहां से बहुत क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। राष्ट्रपति के बहुत क्वेश्चन एग्जामों के अंदर देखे जाते हैं या फिर आते हैं। दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की विधायिका संबंधी शक्ति। विधायिका संबंधी शक्ति, विधायिका शक्ति भी कह सकते हैं। विधायिका संबंधी शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधायिका संबंधी शक्ति, विधायिका संबंधी शक्ति में सबसे पहले तुम्हें क्या याद रखना है? विधायिका संबंधी शक्ति में सबसे पहले तुम्हें क्या याद रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद, अगर तुम्हें मैं संसद, मैंने पहले भी बताया होगा कि संसद क्या होती है, तो तुम्हें बताना है कि संसद में 3 लोगों से मिलकर संसद बनती है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर ही संसद कहलाती है। पूछा जाए संसद किसे कहते हैं तो राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों को मिलकर ही संसद कहा जाता है। इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन इस संसद का भाग प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति भी होता है। तो यहां देखना है कि इसकी संसद में क्या शक्ति है। तो संसद को जब आहूत करता है, यानी संसद को, राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है। आहूत का मतलब होता है शुरुआत करना, यानी संसद के सत्र, जब संसद के जो सत्र चलते हैं उन सत्रों की आहूत करना या फिर उन संसद की शुरुआत कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। 5 साल के लिए लोकसभा होती है या लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल के बाद जब लोकसभा भंग होती है और उसके बाद जो नई सरकार बनती है या नई लोकसभा का गठन होता है, तो जो पहला भाषण होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। अभिभाषण उसको कहते हैं। तो राष्ट्रपति में पहला अभिभाषण देता है और उसकी शुरुआत करने का कार्य भी किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। आहूत मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना या फिर शुरू करना, तो शुरुआत करने का कार्य किसका होता है? लेकिन आपको शुरुआत नहीं कहेगा। बताइए कि संसद के सत्र को कौन आहूत करता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो तुम्हें बताना है कि संसद के सत्र को, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा को, उन सभी को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। दूसरा, संसद के सत्र में, यानी ध्यान से सुनते रहो, संसद का जो सत्र होता है आहूत करता है और उसका 17वासान भी कौन करता है? 17वासान मतलब कि समाप्त, यानी जब संसद का सत्र समाप्त होता है, आप देखोगे नॉर्मली जो संसद के सत्र होते हैं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सत्र होते हैं, एक विशेष बजट सत्र भी होता है। लेकिन जितने भी सत्रों की शुरुआत होगी, चाहे ग्रीष्मकालीन हो, शीतकालीन हो, बजट सत्र हो, उन सभी की शुरुआत राष्ट्रपति करता है। उसके बाद उनकी एक अवधि होती है चलने की, और अवधि खत्म हो जाने के बाद जब वो खत्म होती है राष्ट्रपति की, मतलब जो सत्र है, तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्ति करता है या फिर उसको 17वासान मतलब कि सत्र को समाप्त करने का काम भी किसका होता है? राष्ट्रपति का ही होता है। एक मुख्य बात इसमें और आपको याद रखनी है, एक मैंने कहा आहूत करता है, 17वासान करता है और भंग करता है। एक बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, बताइए
मतलब बताइए कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, गलत है। पहला बताया कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत करता है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कहा गया कि संसद के सत्र का सत्रावसान करता है, ये कहा कि बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरा कहा गया संसद को भंग करता है। तो ध्यान से सुनो, यहां पर संसद को भंग नहीं करता, क्योंकि संसद के अंदर, ध्यान देने वाली बात है, संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा है। संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा है। जो लोकसभा है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है भाई वो 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ध्यान से सुनो, जब इसका कोई कार्यकाल नहीं है तो ये भंग भी नहीं हो सकती, यानी कि संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। केवल लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा को भंग कोई भी नहीं कर सकता। तो ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, संसद का सत्रावसान करता है। केवल लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार भारत में या किसी दुनिया में कहीं पर भी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार नहीं है। तो ये संसद से संबंधित कुछ शक्तियां थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कि राष्ट्रपति के पास यदि राज्यसभा या लोकसभा में किसी मुद्दे पर विवाद की स्थिति आ जाए, किसी मुद्दे पर जब विवाद की स्थिति आती है राज्यसभा या लोकसभा के अंदर, तो उन दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए, उनके अंदर जो राड़ है, विवाद है, उस विवाद को समाधान करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। ध्यान से सुनो बातों को, मैंने कहा कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो तुम्हें बताना है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। कब बुलाया जाता है? जब राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद हो, ऐसी स्थिति में हम संयुक्त अधिवेशन या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है, ये तुम्हें ध्यान देने वाली बात है। तीसरे में अगर आप देखोगे, तीसरे में वो क्या करता है विधायिका संबंधी शक्ति में कि 1, 2, 3 यानी कि आर्टिकल 123 या अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश की शक्ति, यानी अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास देश के अंदर होती है। अगर राज्य में अध्यादेश जारी करना हो तो राज्यपाल करता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अध्यादेश क्या होता है। तो अध्यादेश के नाम में छुपा है अध्यक्ष का आदेश। तो अध्यक्ष मतलब देश का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो एक अध्यादेश जारी करता है, यानी कि अध्यादेश का मतलब है कानून जारी करना, कानून बनाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो ये कानून बनाता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रपति कानून बनाता है, ये कानून हमेशा के लिए नहीं होता, बल्कि ये जो कानून होता है केवल 6 महीने के लिए होता है। यानी कब बनाया जाता है, तो ध्यान से सुनो कि जब राष्ट्रपति, यानी देश के अंदर, जब देश के अंदर संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, संसद का सत्र कोई ना चल रहा हो, तो कानून तो तुम्हें पता ही है संसद में बनते हैं, और संसद का सत्र कोई जारी नहीं है और देश को कानून की जरूरत है। तो ऐसे में संसद का सत्र ना होते हुए राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो तत्काल
कोई कानून बना सकता है। इमरजेंसी में अगर सरकार यानी देश को जरूरत है कानून की तो राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए एक कानून जारी कर सकता है। तो ये जो कानून होता है इसे ही अध्यादेश कहते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। अगर इसे परमानेंट बनाना है तो इसकी अवधि मात्र 6 महीने की होती है। उसके बाद इसे संसद के मतलब सदन में लाना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। अगर संसद पास कर देती है तो ये लागू हो जाता है, वरना 6 महीने के बाद इसे रद्द कर दिया जाता है। और ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच में, बहुत बार क्वेश्चन आया है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच में 6 माह से ज्यादा यानी कि जो सत्र होते हैं, सॉरी 2 सत्रों के बीच में, मैंने कहा ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, बजट सत्र, तो जो सत्र होते हैं इन सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर 6 महीने रखे गए अध्यादेश की, कि अध्यादेश यानी कि जैसे ही सत्र चलेगा तो सबसे पहले संसद के अंदर अध्यादेश ही जाएंगे कि इनको आगे जारी रखना है कि नहीं रखना है। तो मैंने बताया संसद के सत्र को आहूत सत्रावसान भंग कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, और अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संसद का कोई सत्र जारी देश में नहीं है और देश को कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसे में राष्ट्रपति एक कानून लाता है जिसे अध्यादेश कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अध्यक्ष का आदेश है मात्र 6 महीने तक का होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको लिखना है तो लिख लें। तो मैंने आपको ये शक्ति बताई, एक शक्ति और इसमें रह जाती है। मैं इसको पहले रफ कर देता हूं फिर आगे समझाता हूं। विधायिका संबंधी शक्तियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। 5 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है अपना, 5 सालों से मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ये ऑनलाइन भी, तो एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज का जो टाइम है तुम देखोगे इंफॉर्मेशन की भरमार है, जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है वो बहुत है, लेकिन इंफॉर्मेशन कौन सी लेनी है ये तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा। वरना दुनिया के अंदर तुम देखोगे पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से, तो नॉलेज बहुत है। तो अब देखो कि नॉलेज बहुत है, साथ ही साथ नॉलेज मतलब कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन बहुत है। तो इंफॉर्मेशन को कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, ये सारी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी नॉलेज को भी इंक्रीज ये करेगी अच्छे से। तीसरा आता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति से पहले मैंने एक और बात बतानी थी इसमें, विधायिका संबंधी शक्ति में, कि विधायिका संबंधी शक्तियों में राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की शक्ति पड़े तो राष्ट्रपति के पास जो संसद होती है, संसद में मैंने बताया राज्यसभा और फिर मैंने बताया आपको लोकसभा। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य, ध्यान से सुनो, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यानी कि बिना चुनाव लड़े, अगर चुनाव लड़ता है तो उसे बोलते हैं निर्वाचित, निर्वाचन हुआ है, चुनाव हुआ है, लेकिन बिना चुनाव लड़े जो होता है उसे कहते हैं मनोनीत। और 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। और 2 सदस्य तुम देखोगे ये किसमें करता है, लोकसभा में करता है। लेकिन टोटल अगर पूछा जाए कि संसद में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो संसद में पूछे तो 14, राज्यसभा में पूछे तो 12, लोकसभा में पूछे तो 2। तो ध्यान देने वाली बात है ये 12 सदस्य कौन से होते हैं, तो तुम्हें बताना है यदि कोई कला, साहित्य, विज्ञान या फिर समाज सेवा, सारे नेता समाज सेवा करते हैं, तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या आदि जिसमें भी लगे, तो उन खेल के क्षेत्र में जैसे सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में, तो उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया। तो ध्यान देने वाली बात है, यदि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में कोई विशेष योगदान देता है तो ऐसी हस्तियों को, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है कि बिना चुनाव लड़े वो संसद में भाग ले सकते हैं। साथ ही मैंने कहा कि लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, ध्यान से, एंग्लो
इंडियन, एंग्लो इंडियन या फिर हिंदी में बोलते हैं आंग्ल समुदाय। आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन या फिर आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। ये तभी कर सकता है यदि उनका लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं है, तब अगर प्रतिनिधित्व है तो वो भी नहीं करेगा। अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 सदस्यों को आंग्ल समुदाय जो होंगे उनको मनोनीत करता है। और आंग्ल समुदाय क्या होते हैं, यानी पहले कभी विदेशी थे अब भारतीय हो गए, उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो ऐसे लोगों को 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियों में, विधायिका संबंधी शक्तियों में आता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या होता है, तो न्यायिक शक्ति में आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यानी न्यायिक शक्ति में कि राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का अधिकार है, कि वो क्षमा दे सकता है किसी अपराधी को, यानी मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल सकता है, या फिर कठोर कारावास को एक साधारण कारावास में बदलने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत है। यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को माफ करने का अधिकार जो दिया गया है, वो माफ करने का अधिकार न्यायिक शक्ति के तहत अनुच्छेद 72 में दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने वाली बात है। और साथ ही क्षमादान के साथ साथ न्यायिक शक्ति में क्या आता है, एक आर्टिकल और आपको याद रखना है 143। आप सोचते हो कि एकदम 100 के 100 आर्टिकल लिख लो और उन्हें रट्टा मार लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कुछ आर्टिकल तुम्हें धीरे धीरे याद करा रहा हूं, 1 से लेकर 51 तक तुम्हारी जुबान पे होने चाहिए। उसके बाद जो आर्टिकल होते हैं उनको सबको याद नहीं रखना, आपको थोड़े थोड़े करके याद करने, जो कि इंपॉर्टेंट है उन्हें याद करने हैं। मैं यहां आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल साथ के साथ बताता चल रहा हूं। राष्ट्रपति जब मैं खत्म करूंगा तो आपको मैं निर्वाचन से संबंधित या फिर उनके मतलब चुनाव दोबारा निर्वाचन से संबंधित या उनके शक्तियों समय कौन कौन से आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, उन आर्टिकल को मैं लास्ट में तुम्हें समझाऊंगा। वैसे मैं समझाता चल रहा हूं। यहां पर अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करने का अधिकार है, किसी की फांसी को कठोर कारावास में, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है कौन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 के तहत ये है 143। इसको आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल 143 है, 143 है, इसके तहत क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। परामर्श मतलब कि सलाह मांग सकता है। कैसी सलाह? अब ये सलाह नहीं मांग रही तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह नहीं मांगेगा कि बताओ हम अपने घर पे पेंट कैसा कराएं, या फिर ये कि आज तोरी बना लें कि बैंगन बना लें। तो तोरी बैंगन नहीं बनाने हैं, बल्कि आप ये पूछेगा जनता के हित में कोई भी सलाह लेता है, जनहित में कोई भी सलाह लेनी हो तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह मांग सकता है। और जो सलाह ली है राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से, ये राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सलाह मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हें जबरदस्ती माननी है। तो राष्ट्रपति ने जो सलाह ली है सुप्रीम कोर्ट से, उसे माने या ना माने वो बाध्य नहीं है। उसे मानता है ठीक है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं है, बाध्य नहीं किया गया है। ये दोनों आर्टिकल न्यायिक शक्ति से संबंधित थे, ये आपको याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये हैं। आगे मैं बात करता हूं, आगे मैं बताता हूं न्यायिक शक्ति से फिर आती है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में क्या होता है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति में क्या होता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख मतलब तीनों सेनाओं का प्रमुख जैसे कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जल थल वायु सेना तीनों का प्रमुख होता है। वैसे तो इनके अपने चीफ होते हैं, तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर माना जाता है राष्ट्रपति। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने भी युद्ध होते हैं,
यानी युद्ध की घोषणा करनी हो और युद्ध को विराम देना हो, ये सब अधिकार किसके पास है? तो आपको बताना है कि युद्ध विराम, युद्ध की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। युद्ध की घोषणा करना फिर या युद्ध विराम करना, ये सभी राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आते हैं। सैन्य शक्ति में आपको तीनों सेनाओं का आपसे पूछेगा कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो तुम्हें बताना है कि राष्ट्रपति होता है। युद्ध विराम की घोषणा करनी हो या फिर युद्ध की घोषणा करनी हो, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं, जो कि इसकी सैन्य शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये तुम्हें याद रखना है। तो कुछ शक्तियां हैं, मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आसानी से आएंगी। अगर ना आए तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। उसके बाद पांचवी शक्ति, पांचवी शक्ति में तुम देखोगे विशेषाधिकार, विशेषाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति में क्या है, ध्यान से सुनो कि विशेषाधिकार शक्ति में क्या है। देखो मैं यहां बता देता हूं कि विशेषाधिकार शक्ति में क्या है, कि राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति, ध्यान से सुनना कि मैंने कहा कि राष्ट्रपति अपने जितने भी कार्य होते हैं, अपने समस्त कार्य राष्ट्रपति किसकी मर्जी से करता है, तो तुम्हें बताना है कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। परंतु कुछ, मैंने कहा ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति जितने भी कार्य हैं सब कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पकड़ लेना। लेकिन कुछ विशेषाधिकार है कि बिना इनकी सलाह पर भी कर सकता है। वो तीन परिस्थितियां हैं। तीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की सलाह नहीं लेता, क्योंकि ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री नहीं रहता है, उसे स्वयं विवेक का अधिकार है। तो स्वयं विवेक की जो शक्ति है उसी को मैं कह रहा हूं कि इसकी विशेषाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार या स्वयं विवेक की शक्ति भी कह सकते हैं। मैंने कहा कब करता है, कि जब बहुमत ना हो, जब देश के अंदर जो मतलब कि पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी का बहुमत ना हो, या फिर लोकसभा भंग हो चुकी हो, या फिर लोकसभा भंग हो जाती है, गठबंधन की सरकार होती है, आपस में टूट जाती है, टूट गई, भंग हो गई, या फिर 5 साल के बाद भंग हो गई। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। या फिर अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, बहुमत ना हो, किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं आया, तो जो भी बड़ी पार्टी होगी उसको कहेगा कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। यानी कि इन तीनों स्थिति में प्रधानमंत्री कौन होगा, पीएम कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, इसका फैसला कौन लेगा, तो आपको बताना है इसका फैसला राष्ट्रपति करता है कि पीएम कौन होगा। बहुमत ना हो, सीधी सी बात है, बहुमत ना हो, किसी भी सरकार का बहुमत नहीं है, तो जो बड़ी पार्टी होती है उसको कह देता है, उसी को क्या बना देता है, प्रधानमंत्री बना सकता है स्वयं विवेक से, इसमें किसी की सलाह नहीं लेनी होती। लोकसभा भंग हो चुकी हो, तो लोकसभा भंग मतलब कि गठबंधन की सरकार बनी थी तो बीच में टूट गई, तो अब प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इसका फैसला भी कौन लेगा, राष्ट्रपति। या फिर अविश्वास प्रस्ताव, जो विपक्ष होता है या कोई विपक्ष, अन्य जितने विपक्ष होते हैं वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में होता है कि विपक्ष की पार्टियां लाती हैं और कहती है कि हमें सरकार में विश्वास नहीं है, कि इनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव जब आता है, अगर ये पास हो जाए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है, वो तो कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कौन करेगा, तो ये बताना है कि इसका फैसला राष्ट्रपति करेगा। तो ये सब स्थितियां तुम्हें याद रखनी है कि तीनों स्थिति में वो राष्ट्रपति स्वयं विवेक का प्रयोग करता है, इसके अंदर किसी की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार देखें या फिर पढ़ें। मैं समझता हूं कि एक बार में ये सारी चीजें आपके तैयार हो जाएंगी। आपका कर्तव्य बनता है कि अच्छे से आप इसे पढ़ें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।